मॉर्निंग तो नहीं है शायद, हाँ गुड मॉर्निंग। से पूरी आठ दी हैं, केवल बची हुई हैं। आज हम छठवीं यूनिट जो भारत शासन की सामाजिक नीति है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए हम 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे, फिर शाम तक यदि होगा तो हम 3 टॉपिक और कंप्लीट कर देंगे। जैसे आज या कल तक हम छठी यूनिट भी कंप्लीट कर देंगे और 7वीं यूनिट कल या परसों से भी शुरू करके इस महीने के लास्ट तक ये लास्ट यूनिट भी हम खत्म कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट बनाइए, खास करके इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है। अभी बहुत लोग के मन में ये प्रश्न होगा कि एग्जाम को लेकर एग्जाम है कि नहीं है। देखिए सच मायनों में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक आयोग फाइनल कुछ भी नोटिस नहीं निकाल देता। इसलिए आप केवल 14 तारीख को ही मानकर चलें, पूरी तैयारी कीजिए और उसी के हिसाब से ही अपना पूरा शॉर्ट नोट, रिवीजन, हर चीज़ को एक शेड्यूल कीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि इस यूनिट जो छठवीं यूनिट है सामाजिक नीति वाली भारत शासन की, तो कि 2-3 टॉपिक पूरा खत्म कर दें। ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसका एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। एक्चुअली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है, प्रकार से स्वास्थ्य नीति है। आपके टॉपिक में आपके जो सिलेबस है उसमें देखेंगे आप स्वास्थ्य नीति के बारे में है, तो हम लोग स्वास्थ्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और हाँ, जिनको MCQs सॉल्व करना है, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है या जिनको ऐसा लगता है कि वो टेस्ट देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें इसी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपका एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, साथ में उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो आप उसमें हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। देखिए एक्चुअली क्या होता है, किसी भी देश में, चाहे भारत देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, या जितने भी देश होते हैं, सभी देशों को में जो कोविड जितने भी कार्य होते हैं या समाज कल्याण के लिए प्रयास किए जाते हैं, पहले उनके लिए सामाजिक नीति बनाई जाती है। और सामाजिक नीति इस आधार पे बनाई जाती है कि वहाँ उस देश की उस विषय में क्या स्थितियां हैं, इस आधार पर वो हर एक देश में एक नीति बनती है हर एक विषय में। जैसे स्वास्थ्य नीति, किसी भी देश में वहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उस स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार उसमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या क्या उसमें और लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, और इस सुधार के आधार पर ही वह सभी लोग स्वस्थ रहें, उनको स्वस्थ सुविधाएं मिल सकें, स्वास्थ्य वाली सुविधाएं जितनी भी होती हैं उनको मिल सके, अच्छे अस्पताल हों, डॉक्टर्स हों, ये सब पूरा प्रयास किया जाता है एक स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत। और जो भारत में क्या है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, उस स्वास्थ्य नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लागू होने के 15 वर्ष पश्चात गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित किया है। इसे स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी छलांग अपन मान सकते हैं। कारण कैसा है, देखिए 2002 में एक कौन सी थी, स्वास्थ्य नीति थी, और 2017 में दूसरी आई, 15 वर्ष का डिफरेंस हो गया। तो यदि क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्वास्थ्य नीति निम्न वर्षों में आई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2002 में भी आई, 2017 वाली भी आई। तो यदि बोलेगा दोनों है, तो आपको आंसर क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये दोनों है। अब इस जो स्वास्थ्य नीति है, इस स्वास्थ्य नीति में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। इसके तहत अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक जन स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा, जो मौजूदा 1% के स्तर से काफ़ी ज़्यादा है। वर्तमान में क्या है, 1% खर्च किया जा रहा है जो पिछली स्वास्थ्य नीति के आधार पर। अब जो क्या कर दिया गया है 2.5%, मतलब 2.5%, जो भी GDP होगी, आप GDP समझते होंगे ना, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है किसी भी देश में, उसी के आधार पर जितना GDP होगा उसका 2.5% तक स्वास्थ्य नीति में खर्च किया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। इस नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के साथ साथ सार्वजनिक
अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ मुहैया कराने पर भी जोर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर मुफ्त में दवाई मिले और उस दवाई के आधार पर गांव के प्रत्येक स्थान पर अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। ठीक है। अब 2017 तक काला जार जो होता है एक बीमारी का नाम है, और फाइलीरिया 2018 तक, कुष्ठ रोग 2020 तक, खसरा 2025 तक, दो 2025 तक तपेदिक का उन्मूलन करने की कार्य योजना तैयार की गई है। हृदय वाहिका रोग, जैसे हृदय, जैसे आपने देखा होगा कभी आर्टरी वेन में आर्टरी होती है ना, जैसे कभी बाईपास सर्जरी होती है, इस तरह के जितने भी रोग हैं, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, स्वास्थ्य संबंधी रोग हो गए, अकाल मृत्यु हो गई, ये सबको क्या 2025 तक घटाकर 25% तक लाने की बात इस स्वास्थ्य नीति में कही गई है। क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि जितने भी है 2025 तक कितने प्रतिशत तक ये बड़े बड़े जो रोग हैं, मधुमेह हो गया या कैंसर हो गया, इनमें कितने प्रतिशत तक लाने तक का लक्ष्य रखा गया है, वो 25% तक। ठीक है। इस नीति के अनुसार 2022 तक प्रमुख रोगों के प्रसार और उनके रुझान को मापने के लिए क्या कहते हैं, एक समायोजित आयु वर्ग सूचकांक की नियमित निगरानी की जाएगी। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो संक्रामक होते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जैसे डेंगू वगैरह हो गया, या ऐसे रोग हो गए जो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो इन सब की क्या होगा, एक निगरानी रखी जाएगी सूचकांक के माध्यम से। नई स्वास्थ्य नीति जो है वो 2025 तक दृष्टिहीनता की जो व्यापकता होती है उसको घटाने और उसके रोगियों के वर्तमान स्तर को घटाकर 1/3 तक करने का प्रस्ताव किया गया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। जितने भी हैं, देखिए ये जो नीतियां हैं, जो भी हम बताएंगे तीनों नीतियां, इन नीतियों के बारे में आप समझिए बहुत अच्छे प्रश्न बनने की संभावना है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसके फैक्ट को नोट कीजिएगा और उनको बार बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। अब यदि हम आप बात करें आगे के लिए, तो नई नीति में जीवन प्रत्याशा को 68.7 साल से बढ़ाकर साल 2025 तक 70 साल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें देखिए, ये जो आप जानते हैं जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य होता है कि एक मानव का औसत जीवन कितना होगा। जैसे मान लीजिए कोई 100 साल जीता है, कोई 30 साल जीता है, तो यदि उनका औसत निकालेंगे तो क्या वो 100 और जितना भी है उनको जोड़कर 2 का भाग देंगे, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर जो उन लोग को औसत मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जितने भी समझिए एक साल में है, या एक जो उनका क्राइटेरिया होगा, एक साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई कितने वर्ष तक, तो यदि उस आधार पर ये देखा जाता है कि एक औसत निकाली जाएगी, उस औसत के आधार पर ये देखा जाएगी एक मानव जो भारत देश में है, वो नागरिक है, उसकी औसत आयु कितनी होती है। इस औसत आयु को बढ़ाकर 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। अकाल मृत्यु को 25% कम करने, अकाल मृत्यु क्या होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो गए, कोई घटनाएं हो गई, इन घटनाओं को और सेफ्टी पर्पस और सेफ्टी चीज़ों को लाकर और भी कम करने का प्रयास, 25% कम करने का, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक कम करके 23 प्रति 1000 का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 प्रति 1000 2019 तक का लक्ष्य इसी नीति में शामिल है। मतलब इसमें जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी जो कैलकुलेशन होता है कि यदि एक साल में इतने प्रतिशत माताएं जन्म देने में उनको कैजुअलिटी होती है, तो क्या होता है, उनको भी और कम करने की कोशिश की है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी, जैसे दुर्घटना हो गया, अभी बताया हमने अकाल मृत्यु का, तो उसको भी सरकार ने प्रयास किया है कम किया जाए इस स्वास्थ्य नीति के। अब देखिए 2025 तक कुल प्रजनन दर TFR को 2.1 के स्तर तक लाना,
बहुत से लोगों को पता होगा टीएफआर क्या है, लेकिन शायद ऐसे बहुत से होंगे व्यूअर्स जिनको ये नहीं पता होगा टीएफआर होता क्या है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कुल प्रजनन दर, एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में कितने बच्चों के उत्पन्न करने की जो संख्या होती है वह उस प्रजनन दर कहलाती है। और यदि इस प्रजनन दर को जब हम बड़े पैमाने में निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो वो औसत क्या आता है, इस पॉइंट में आता है 2.1, 2.2, 2.3, मतलब इस तरह से आता है। और यदि 2.1 रख दिया जाएगा तो जनसंख्या, ये रखा क्यों जाता है, ये रखा इसलिए गया है 2.1 लाने तक, इससे यह होगा कि आगे जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वह करीब करीब, आप इसका मतलब समझ सकते हैं, एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चों को ही जन्म दे, इससे पूरी जनसंख्या कंट्रोल में आ सकती है। अभी शायद 2.4 तक है शायद अभी वर्तमान में टीएफआर, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन संभावना है कि 2.4 तक ही है और उसको कम करके 2.1 तक लाने का प्रयास किया जाएगा। 2020 तक हर एक व्यक्ति तक स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करना, मतलब कहीं ना कहीं एक चिकित्सा बहुत अच्छे लेवल में, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हर जगह पहुंच पाए, इसका भी प्रयास करना। 2025 तक यह सुनिश्चित करना कि 90% नवजातों को 1 वर्ष के होने तक प्रतिरक्षित कर दिया जाए। उसका मतलब ये साफ है कि जब बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसके जन्म के बाद से लेकर, एक टीकाकरण सुना होगा आपने, टीकाकरण, वो टीकाकरण क्या बेहतर तरीके से हो, मतलब उसको प्रतिरक्षित कर दिया जाए। जितने भी प्रकार की बीमारियां जो वर्तमान में है या पहले होती थी, उनके लिए टीका है, उन टीका के बकायदे समय पर टीकाकरण किया जाए, उनकी बूस्टर डोज दी जाए, जिससे वह प्रतिरक्षित हो सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, सभी आयामों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं प्रबंधन, वित्त पोषण करने, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यवाही के जरिए रोगों की रोकथाम, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, चिकित्सा प्रौद्योगिकी जो होती है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, मानव संसाधन का विकास, ये सब जितने भी है 2017 की जो स्वास्थ्य नीति है उसके प्रमुख उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर बल देते हुए रुग्णता देखभाल, जो रोगी का होता है, देखभाल की बजाय आरोग्यता पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की गई। मतलब क्या है, इसमें जो मुख्य रूप से ये बताया गया है कि यदि आप ये मत देखें कि जो बीमार हो रहा है, बीमार होने पर उसकी व्यवस्था कैसे की, सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे दिया जाए कि वो लोग ही कम से कम बीमार हों। जब लोग कम से कम बीमार होंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रेशर कम पड़ेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली में जो अभी इस समय कुछ दिनों पहले कोविड का टाइम था, उसमें बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य जो सुविधाएं थी चरमरा गई थी। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ चुके थे कि उनके लिए व्यवस्था, बेड की, डॉक्टर की, दवाइयों की, ये सब करना बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो इनका मतलब, इस स्वास्थ्य नीति का मतलब ये था कि आगे आने वाले समय में लोग कम बीमार पड़े, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और जो कम बीमार पड़े उनके लिए ये बहुत सारी सुविधाएं जो बताई गई हैं। इसमें क्या है, इसमें जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये तो बताया था आपको हमने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिए अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब इस नीति के, जहाँ पर एक गांव है उसकी यदि 1000 की आबादी है तो वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ कम से कम 2 बेड अवेलेबल हों, कम से कम 2 बेड अवेलेबल हों, जिससे वह उन पूरी जनसंख्या में से कुछ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वह तुरंत सॉल्व हो सके।
अस्पतालों में निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क निदान मतलब और निःशुल्क आपात मतलब ट्रीटमेंट भी हो, डायग्नोस भी हो, ये सब व्यवस्थाएं उस अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई है। आयुष प्रणाली क्या होती है जानते हैं आप लोग? आयुष मतलब होता है आयुर्वेद, जो इंग्लिश जो दवाई है, एलोपैथी जो तरीका होता है जिसमें इंग्लिश दवाइयाँ लोग खाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, उसके अलावा जो अन्य पद्धतियाँ रही हैं हमारे प्राचीन काल में, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, ये सब को मिलाकर क्या होती है, ये कहलाती है आयुष। ये आयुष पद्धति है, ठीक है। इसमें क्या है, हाँ, योग को भी एक अच्छे स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए बताया गया है और साथ में ये स्कूलों और हर जगह जो है इसके प्रमोशन का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी कंप्लीट हो गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। इसमें मेन जो फीचर्स हैं प्लीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे 14 को हो चाहे उसके आगे हो, पेपर में तो यही सब आ सकता है। तो आप तैयारी बिल्कुल करते रहिए, बहुत ध्यान से तैयारी करते रहिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई ये न लगे कि हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी नीति है राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावरण नीति 2007। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में जो आवास कैसा हो, वहाँ की पर्यावरण कैसा हो, इन सब के नीति के वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हो, पर्यावरण के अनुसार भी बेहतर हो, ये सब एक नीति बनाई गई है। वो नीति की चर्चा हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावरण नीति 2007 है शहरी क्षेत्रों के बदलते सामाजिक आर्थिक मानदंडों और आवासों की बढ़ती मांग व संबंधित बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस नीति के अंतर्गत सभी के लिए वहनीय आवास मतलब सभी के लिए आवास हो। आप जो देख रहे हैं ना कि जो प्रधानमंत्री आवास, ये सब आवास आ रहे हैं, ये क्या है? ये योजना आप समझिए कोई भी योजना एक दिन में नहीं बनती है। इस योजना के लिए पहले तो पूरा एक रिसर्च होता है कि वास्तव में आवास, जैसे आवास की है तो पहले ये देखा जाएगा कितने आवासहीन लोग रहते हैं, उनका एक डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उनकी आमदनी कितनी है, वो करते क्या है, इस तरह की है, उनको किस प्रकार के आवास मुहैया करा सकते हैं, कितने संसाधन, ये सब पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद कहाँ होगा, कितने लोग को एक शहर में चाहिए, क्या है, ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर फाइनल शुरू होता है आवास बनाने की प्रक्रिया। तो आप समझिए जो 2007 की जो नीति है इसमें ऐसा कहा गया है, उसी के आधार पर जो सरकारें हैं उन्होंने योजनाएं बनाई, फिर जो नीतियां थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतर प्रयास किया गया और इसी के आधार पर बहुत से लोगों को आवास प्रदान किया गया, जो कि आप देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। उसमें क्या है, विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए, विशेष रूप से शहरी गरीब क्यों? क्योंकि क्या होता है, शहर में ही आवास की समस्या बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे घर में एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक अभी आपने जो 8वीं यूनिट है उसमें नगरीकरण की समस्या है, उसमें भी आपने देखा होगा आवास की समस्या एक बहुत बड़ी कमी मानी जा सकती है, या एक यह समस्या मानी जा सकती है, जिसके आधार पर यह होता है बहुत सारी स्वास्थ्य की दिक्कत होगी, उनको रहने की दिक्कत होगी, साफ सफाई की दिक्कत होगी, ये सब नगरीकरण की समस्याओं में आता है। वही चीज़ इसमें है कि आवास होना चाहिए। ये 2007 की जो कार्य योजना है उसमें उल्लेख किया गया है केंद्र सरकार राज्यों को राज्य शहरी आवास व सहवर्ती राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी व सहायता करेगी, जिसके अंतर्गत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विधिक व विनियामक सुधारों, वित्तीय रियायतों, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने और आवासों व संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए नए उपायों के द्वारा नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अधिनियम पारित किए जाएंगे। देखिए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं आप ये समझिए ये आपको केवल एक दिशा है, उस दिशा के आधार पर आप बिल्कुल, यदि आप कोई चीज़ मैटर नहीं मिल रहा है, आप कोई दिक्कत पड़ रही है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल है, आप देख सकते हैं, और भी आप अन्य वीडियोस से
अन्य नोट्स से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आप जितना बेहतर करेंगे, देखिए क्या होता है ना, आप भी जानते हैं एक किताब मार्केट में आती है, बहुत प्रसिद्ध किताबें आती हैं जो लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी यदि कोई उसमें अपडेट रहता है, जब उसमें अपनी नई नई चीज़ें ऐड करके अपने खुद के नोट्स बनाता है, मतलब फाइनली सबसे बेस्ट खुद के नोट्स, तो वो सब बना, वही व्यक्ति आगे बेहतर परफॉर्म कर पाता है। तो समझिए ये एक केवल दिशा है, इसमें हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ मैटर बहुत अच्छे हैं, कुछ मैटर में थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो आप बिल्कुल मत समझें कि यह फुल एंड फाइनल है। बाद में हम प्रयास, जैसे ही 10 मिनट होगी हम प्रयास करें, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी सूचकांक हैं, इनके लिए हम अलग से वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन पहला प्रयास हमारा है कि 10 की 10 यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही हैं। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई 1988 में की गई। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2007 लागू की गई है। इसमें एक पीडीएफ था, जो चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए लिंक उस नोट्स में ऑटोमेटिक थी। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने और 2022 तक सभी के लिए आवास, देखिए कब तक लक्ष्य रखा गया है इसका, 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि सभी को आवास मिले। इसमें बहुत सारी कुछ जानकारियां हैं, जैसे क्या है, 2022 तक सभी के लिए आवास को प्रोत्साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भारत में राष्ट्रीय रुर्बन मिशन, मतलब ये भी कौन सा है, ये भी राष्ट्रीय आवास जो है पर्यावरण 2007 के अधिनियम के अंतर्गत ही है। फरवरी 2016 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रुर्बन, रुर्बन मतलब क्या होता है, रूरल और अर्बन दोनों को मिलाकर रुर्बन कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप, आर का मतलब होता है ग्रामीण, यू का मतलब होता है शहरी, तो ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है, एक बना दिया गया है। रूरबन मिशन की शुरुआत की गई थी। रूरल मिशन ग्रामीण आत्मा और शहरी सुविधाओं से युक्त क्लस्टर आधारित विकास करने में सक्षम है। यह विकास स्मार्ट गांव का निर्माण करके स्मार्ट शहरों की पहल का पूरक बनने के लिए शुरू किया गया है। रुर्बन क्लस्टरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा रहा है, जो विकास को प्रोत्साहित कर आसपास के गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सके। मतलब इसमें क्या है, आवास की जो आवासहीन है उनको आवास की बेहतर सुविधा बनाना, या स्मार्ट गांव, स्मार्ट सिटी सुना होगा, ये सब के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। क्या क्या खास बात है इसमें, इस मिशन में कितने हैं, 5,142,008 करोड़ रुपए की लागत से चलाया जा रहा है। गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएं रहेंगी, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब सुविधा दी जाएगी। कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। क्लस्टर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। एक क्लस्टर की आबादी 25 से 50 हजार तक है। देश में ऐसे 300 क्लस्टर बनाने की योजना पे काम चल रहा है। प्रत्येक क्लस्टर हर साल 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मतलब जो उसका मेंटेनेंस का, पहली बात तो नाली बन गई, रोड बन गई, लेकिन उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो होगा वो 10 करोड़ राशि दी जाएगी। केंद्र जो गैप फीडिंग के तौर पर कुल खर्च 30% अपने बजट में दे रहा है। मतलब जो भी केंद्र का है बजट 30% है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गया। अभी हम लोगों ने 2 नीतियां खत्म कर दी। ठीक है, कौन कौन सी खत्म कर दी है, पहली तो एक खत्म की है हम लोगों ने, कौन सी, आप प्लीज कमेंट्स, चूंकि लाइव लेक्चर नहीं है, लेकिन आप यदि आप अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है, 2 हमने खत्म कर दी है। पहला स्वास्थ्य नीति खत्म की है, दूसरी राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावरण नीति खत्म की है, और तीसरा है तीसरी जो है वो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये बहुत अच्छा है, आप समझिए ये बहुत अच्छे इसमें प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा की इसको मंजूरी की आवश्यकता होती है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, 1992 में संशोधन कर दिया गया
और इस तरह से 2020 में भी एक नई शिक्षा नीति बनाई गई है। जो बहुत सारे सुझाव थे, उन सुझावों के आधार पर के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, वहनीयता मतलब होता है लोग के वहन करने की क्षमता, जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। क्या क्या है इसमें? पहले देखिए, यदि हम थोड़ा सा विकास यात्रा समझें कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाले में। इसमें क्या था? स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति थी तो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। उस समय सोचिए, और पास हुआ कब जाके? 2002 के संशोधन में और 2009 में फाइनली ये हो पाया। कितना लेट हो रहा है हर काम। और शिक्षा लेट होगी तो स्वाभाविक है उस देश की प्रगति लेट होगी। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था उसमें। और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पहली हो गई, जो आपने पढ़ी, सेकेंड ई वाली है। इन सब के ईयर और खासकर कुछ जो फीचर्स हैं उसको ध्यान रखिएगा। 86 वाले में क्या है? इसका जो उद्देश्य है असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षणिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देता था। इस नीति के ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। और बहुत अच्छा प्रश्न बना इसमें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया? ये 1986 की बात चल रही है, ठीक है। इस नीति है, सॉरी, हाँ, जो ये शिक्षा नीति है इसमें राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल निर्माण किया गया। ये तो हो गया अभी तक का। अब इसमें जो संशोधन किया गया 1992 में, क्या किया गया? इसमें ये कहा गया कि जो व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रदेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। जो नीट होती है, देखा होगा आपने, या इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती हैं, ये क्या है? संशोधन किया गया। इससे क्या होता है? पूरा एक जैसा सिस्टम बनाया गया एग्जाम को लेकर। फिर क्या है? इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा, देखिए JEE, याद आया आपको? और भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा भी AIEEE, और राज्य के लिए जो स्टेट लेवल जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी निर्धारित की गई। अब शिक्षा की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारतीय इसमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। बस जितना जो लोग जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा देश को जानेंगे और विश्व को जानेंगे, उनके संसाधनों को जानेंगे। उसी के आधार पर वह विकास अपने देश का कर सकते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया आपका इतिहास, कब कब आई, क्या क्या फीचर्स थे, कब। इनके ईयर्स जरूर नोट कीजिएगा, और जो खास फीचर्स बताए हैं हमने उनको भी आप ध्यान से प्लीज नोट कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दे इसमें शामिल किए गए, और 6% के बराबर उसमें खर्च के लिए कहा गया। प्रमुख बिंदु क्या है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। देखिए, अब अलग अलग प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए और उच्च शिक्षा जो है उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 2 समूह में विभक्त किया जाएगा। 3 से जो 6 होगा उसमें आंगनवाड़ी
जैसे होंगे उस तरह के उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। और 6 से जो 8 वाले हैं उनके लिए कक्षा 1 और 2 शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधियों आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। देखा होगा पहले क्या होता था, मास्टर साहब बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं किताब खोल के। आजकल क्या है, आजकल टीचर इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे उनको खेल खिलाते हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सब पहले के सुधारों में शामिल किया गया था और आगे भी ऐसा किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई। मतलब कहीं ना कहीं एक जो बेसिक शिक्षा होती है उसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की गई है। 2025 तक क्या होगा, कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में क्या होता है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मान जो पहचानने की या समझने की पूरी जो क्षमता है वो विकसित करने का प्रयास किया गया है। भाषाई विविधता को संरक्षण दिया गया। इसमें क्या है, जो है हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है ना, में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। अब संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प भी कहा गया है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार, देखिए ये सब पढ़ने में आपको लग रहा होगा ये सब तो क्या है, लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा देखिए ना तो आपको लगेगा हाँ हमने पढ़ा हुआ है एक बार। और जब क्वेश्चन पढ़ोगे और आपसे बनेगा तो आपको लगेगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम बहुत इग्नोर कर रहे थे हमसे बन रही थी, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ा है हमने अच्छे से। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये क्या है, इसके द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख क्या है, क्वेश्चन आ सकता है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए परख क्या है। एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र मूल्यांकन के लिए, ठीक है। देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार, इसमें क्या क्या है, शिक्षकों की नियुक्ति कैसे प्रभावी तरीके से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। 2022 तक क्या होगा, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योजना योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री मतलब आप पहले से पता होगा कि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो साथ में आप पढ़ाई भी करेंगे ग्रेजुएशन की और साथ में ये भी करेंगे, दोनों को मिलाकर 4 वर्ष का शायद पाठ्यक्रम इसमें किया जाए। उच्च शिक्षा संबंधित कुछ प्रावधान है। इसमें क्या क्या कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात 26.3% 2018 से बढ़ाकर 50% तक लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या क्या है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था भी अपनाई जाएगी पाठ्यक्रम स्नातक वाले में। 1 वर्ष 2 वर्ष जैसे जैसे पूरा होता जाएगा आपको सर्टिफिकेट मिलते जाएंगे, ये नहीं कि आप फाइनल पूरा कंप्लीट करेंगे तो ही आपको सर्टिफिकेट मिले। इसमें क्या है, अंकों या क्रेडिट के को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात की जाएगी इस बार तो। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब अब एमफिल नहीं कराया जाएगा, सीधे या तो पीएचडी पीजी कीजिए सीधे पीएचडी कीजिए। भारत उच्च शिक्षा आयोग ये क्या है, इसके द्वारा पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। विनियमन क्या है, इसमें मानक निर्धारण है, वित्त पोषण है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड जरूर कीजिएगा आप। अब देश में जो आईआईटी है और आईएम है इनका क्या बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। संबंधित चुनौतियां,
भाई चलो बहुत सी तो हैं, ये देखिए महंगी शिक्षा है, शिक्षकों का पलायन है, शिक्षा का संस्कृतिकरण है, संसद की अवहेलना है, ये सब क्या है आपको दिख रही हैं। और मानव संसाधन का अभाव, ये सब चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। ये लीजिए आपके तीन के तीनों कंप्लीट हो गए। आपका पहला स्वास्थ्य नीति, दूसरा